नाटक टैक्स फ्री का जो मंचन यहाँ पर होना है, उस नाटक का आनंद उठाएंगे आप सभी। एक ऐसा नाटक जो शायद हम सभी के जीवन से जुड़ा हुआ एक विषय लेकर के जोड़ने की कोशिश, कुछ हंसने की, कुछ बुलाने की और साथ ही साथ एक सोच देने की कोशिश इस नाटक के माध्यम से होगी। तो कार्यक्रम का शुभारंभ हो, इसके लिए कुछ जो औपचारिकताएं होती हैं, उन औपचारिकताओं को पूरा करते हैं और उसके साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में पधारे आप सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष श्री हरीश पंत जी, संयोजक श्री अधिकारी जी, स्वर इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष कर्नल हर्षवर्धन गुप्ता जी और सभी सम्मानित। इंडिया एसोसिएशन की बात यहाँ पर आती है तो विगत कई वर्षों से संस्कृति के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में बहुत काम किया है संस्था ने। बहुत से ऐसे प्रतिभाएं हैं जिनको सामने लाने का अवसर मिला है। बहुत से ऐसे नए नए बच्चे हैं जिनको मौका मिला कि वो अपनी प्रतिभा को और आगे बढ़ा पाएं और अपने को बेहतर कर सकें और अपनी बात, अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने तक लेकर के आएँ। फिर चाहे वो संगीत का क्षेत्र रहा हो या फिर हमारी संस्कृति से जुड़े और भी जो अन्य क्षेत्र हैं, उनसे जुड़ा कोई क्षेत्र। इनमें हम गायन की बात करें, नृत्य की बात करें, नाटक की बात करें, नाटक का मंचन आज आप देखेंगे ही। इसके साथ ही साथ गायन की बात करें, मैं स्वयं इस संस्था से बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। बहुत सारे, मुझे तो संख्या भी याद नहीं, मैंने न जाने कितने ऐसे प्रोजेक्ट में जिनमें काम किया है। बहुत सारे एल्बम, बहुत सारे नाटक, बहुत सारे ऐसे मंचन हुए हैं वहाँ पर। उनमें संगीत में जो प्रस्तुति थी उसमें गायन का मौका मिला मुझे भी और मैंने बहुत कुछ सीखा करके अपने इस जीवन में स्वर इंडिया एसोसिएशन के माध्यम से, जहाँ पर इस संस्था के सचिव श्री संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम है और उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में बहुत से बड़े बड़े कलाकारों ने भी काम किया है और यहाँ पर हम लोग भी निरंतर उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ऐसे बहुत से कलाकार उनके माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से आगे आए हैं और आज भी कला का ये क्षेत्र यानी जो मंचन है, इस मंचन में भी कुछ नए कलाकार, पुराने कलाकार आपके बीच में होंगे जो अपनी प्रतिभा से कोशिश करेंगे अपने प्रयास के माध्यम से कि आपके मन में एक जगह बना पाएं। तो आज इस कार्यक्रम को शुरू किया जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि कार्यक्रम का शुभारंभ हो और इस कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मैं हरीश चंद पंत जी, अधिकारी जी, डॉक्टर करुणा पांडे जी और सचिव श्री हेम सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे सभी मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलन कर ये जो आज की शाम है और इस शाम में जब इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम और आप सभी जुड़ रहे हैं तो इसके शुभारंभ के लिए ये एक औपचारिकता है जो हम करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से। और इसके साथ ही साथ हम आगे कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो मंच पर आ चुके हैं हमारे सम्मानित वरिष्ठ जन हरीश चंद पंत जी, डॉक्टर करुणा पांडे जी, अधिकारी जी, श्री हेम सिंह जी। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम हो रहा है और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी तालियों से स्वागत करें। दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। मैं सभी हमारे जो सम्मानित वरिष्ठ जन हैं, अतिथि हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे पुनः अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मैं आकाशवाणी में था इसलिए ऐसा समय नहीं रहता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य किया जाए तो आने वाले समय में लोगों को, जो आने वाले यंग जनरेशन है, उनको ऐसा एक
प्लेटफॉर्म मिले जिसमें वो सीखें हमसे और आने वाले समय में वो मंचों पे आए। और अब तो क्योंकि कुछ समय से सोशल मीडिया इतना अच्छा हो गया है कि अब ज़रूरत नहीं कि लोग फिल्म में जाएँ, सीरियल में जाएँ। अब वो सोशल मीडिया में आके अपना बहुत नाम कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन उनका एक इनिशियली उनको एक कैसे एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से वो अपलिफ्ट हो सके। तो मेरा प्रयास और हमारी संस्था का प्रयास यही रहा है कि हम लोग ये करते हैं। जैसा मैं यहाँ पे हूँ, हमारी संस्था सुरेंगी और शिवजीत और मैं उत्तराखंड महापरिषद का संयोजक भी हूँ। तो हम दोनों ही संस्थाएँ इसमें पूरी तरह से लगनशील हैं और करते हैं। और मैं ये अपने अध्यक्ष जी से सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, हम लोग आने वाले समय में ऐसा प्रयास करें जिनकी आर्थिक व्यवस्थाएं भी अच्छी ना हो और समाज में जिनको ठीक तरह से जीवन यापन भी नहीं हो, हम उन लोगों को आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में वो जितना सीरियल है यहाँ है अपना अच्छा आर्थिक परिस्थिति उनकी ठीक होगी और अपना गुजारा भी करेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर के हम यहाँ एक नाटक लेके आए हैं, टैक्स फ्री। ये महाराष्ट्रीयन एक लेखक है फलसाकर, उन्होंने ये नाटक, उनकी विशेषता ये रही है कि जितने नाटक उन्होंने लिखे किसी कोई विषय मान के नहीं लिखा है, कोई कहानी मान के नहीं लिखी है, कोई ऐसी चीज़ें मान के नहीं लिखी है जिससे कि वो उसको आगे बढ़ाएं। इन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं किसी एक पीड़ा उठाया है कि समाज में या किसी, जैसे मैं आज इसी की बात बता रहा हूँ आपको, ये टैक्स फ्री जिसको आप देखेंगे शायद आप जो सोचने वाले सोचेंगे ये टैक्स फ्री से इसका क्या मतलब है। ये विकलांग लोग, जिसमें अंधे लोग हैं, उन परिस्थितियाँ ऐसी दिखाई है इसमें कि क्यों ना ऐसी परिस्थिति क्या है कि जो विकलांग अपने आप को अलग समझे, वो समाज में वो कार्य न कर पाए जो उनके बस का ना हो, या उनको समाज वो चीज ऐसी व्यवस्था न दे पाए कि वो तो ये समझा जाए अरे ये है, ये नहीं कर पाएंगे। तो इस नाटक में हमारे प्रभात भाई को हमने इसका परिकल्पना दी और उन्होंने एक नए लोगों को लेकर नाटक किया। आप देखेंगे अभी कुछ ही समय में इन्होंने ये कुछ 20-25 दिन में नाटक तैयार किया है। तो वो अंधे जो भी होते हैं उनको जीने का ढंग कैसा है, कितना उत्साहित होते हैं उसको जी करके, ये आप इस नाटक में देखेंगे। वो देखेंगे कि उत्साह, हंसना, बोलना, करना यही जिंदगी का पार्ट है। और कुछ ही समय में आपके सामने ये नाटक आएगा और मैं फिर यहाँ पर सुष्मित जी को बुलाऊंगा कि वो नाटक के मंचन के लिए कलाकारों को अनुरोध करें, कलाकार मंच पर आए। श्री एमसी जी के माध्यम से इस संस्था के कार्यों के बारे में और आज नाटक के बारे में ज़्यादा समझा। चूँकि मैं बहुत ज़्यादा ये नहीं चाहता कि विलम्ब हो इस नाटक में, तो आप तक सीधे इस नाटक से जुड़े जो बात हैं उनके बारे में ये नाम बता देता हूँ। इस नाटक में निहारिका कश्यप, सुंदरम मिश्रा, चंद्रभाष सिंह, विशाल श्रीवास्तव, शुभांकर सिंह, ये कलाकार इस नाटक में आपको दिखाई देंगे। प्रकाश व्यवस्था कोमल प्रजापति की है, पार्श्व संगीत दिया है जूही कुमारी ने, मुख्य सज्जा है सचिन गुप्ता की, मंच व्यवस्था है करण दीक्षित, यश राय की। और इस नाटक के लेखक जैसा कि जी ने बताया वो चंद्रशेखर फलसाकर जी ने, उनके इस अद्भुत लिखे नाटक का आज हम लोग आनंद उठाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं अनुरोध करूँगा इस नाटक से जुड़े कलाकारों से कि वे इस नाटक को प्रस्तुत करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। हमारे सामने बड़ी संख्या में आप सभी सम्मानित अतिथि यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, तो आइए विलम्ब नहीं करते हैं और आवाज़ देते हैं कलाकारों को कि वे इस नाटक को शुरू करें। एक बार मैं चाहूँगा आप लोग जोरदार तालियों से कलाकारों के उत्साहवर्धन के लिए आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मंच इन कलाकारों के हवाले। सारा ज़माना शर्मा जी, हसीनों का दीवाना, अरे ओ शर्मा जी, माना करे फिर क्यों? शर्मा जी सुन रहे हैं ना? शर्मा जी
सामने दरवाजे के ऊपर स्पीकर लगा है, वहीं से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे अंदर आ जाइए। अच्छी बात है। बहुत अच्छा, अब आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। अब उठिए। ये क्या तमाशा है? इतनी जोर से गिरा मैं, हड्डी टूट जाती तो। दरवाजे से कमरे का फर्श कुछ 5 फीट नीचे है काले जी। क्या? कुछ नहीं, दरवाजा खोलकर पांव रखते ही 5 फीट नीचे गिरता है। लेकिन अरे काले जी, दरवाजे पर बड़ा स्पीड ब्रेकर है। एक्सेल जोर से दबाए बिना गाड़ी भीतर नहीं आती। यहाँ पर और भी कोई है? 4 है, परिचय जल्दी ही होगा। पीछे जो चारपाई है वो आपकी है। सामान चारपाई के पास ही रखें, सुविधाजनक होगा। लेकिन मैं आपकी इस विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझ पाया। कांता, यही नाम है ना आपका? और मैं ठीक से नाम नहीं सुना था। सही पहचाना आपने, कांता। चारपाई पर बैठिए। दरवाजा खोलने पर सीधा 5 फीट नीचे, एक सीढ़ी भी नहीं है। वाह, 4 पाई तो है ना यहाँ, या वो भी केवल बातचीत में ही है? अरे काले जी, पहले तसल्ली कर ले। मैंने जानबूझकर कमरे का निर्माण ऐसे करवाया है। मैं क्लब सिर्फ अंधों के लिए ही चलाती हूँ। मेंबरशिप की फीस भी काफी रिजनेबल है, साथ ही मनोरंजन की 100% गारंटी। मैं स्वयं अंधी हूँ, इसलिए जो अंधे नहीं है वो इस क्लब का गलत लाभ ना उठा सके, इसलिए मैंने इस तरह से निर्माण करवा लिया। अभी आप जिस तरह से दाखिल हुए। दाखिल कहाँ हुआ? गिरा कहिए उसे। अरे हाँ, इसी से आपके अंधे होने का भरोसा हुआ और अब आप इस ब्लाइंड्स क्लब के लिए पात्र हुए। काले जी, चाय पीते हैं ना? हाँ, चलेगी कांता भाई। आप पीते हैं तो ही बनाती हूँ, वरना। नहीं, चाय पीता हूँ, लेकिन इस समय कॉफी मिल जाती तो उसका मजा ही कुछ और होगा। कॉफी मैं नहीं बनाती। कॉफी उत्तेजक पेय होने से मैं उससे बचती हूँ। फिर आप चाय बनाइए। हाँ, अच्छी बात है। कॉफी से कैसी उत्तेजना, क्या मालूम? अरे काले जी, कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पाँव जिंदगी में ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पर ज्यादा रहता है और गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता, ऐसा कांता मास्टर का कहना है। कांता भाई भी कमाल है। इसका मतलब उन्होंने कभी कॉफी का स्वाद चखा ही नहीं। अरे नहीं, कांता भाई पूरी की पूरी ब्रह्मचारिणी है। आप योगा करते हैं, बहुत बढ़िया। जो नियमित रूप से योगा करता है उसके पास कैंसर जैसी बीमारी कभी नहीं खटकती और वो योगा से आजीवन स्वस्थ लाभ उठाता है। लेकिन आजकल के लोग योगा डे वाले दिन योगा करके पूरे साल का कोटा पूरा करते हैं। आप नियमित रूप से योगा करते रहिए, अच्छी आदत है। अरे काले जी, इसकी और भी कई अच्छी आदतें हैं, धीरे धीरे आपको मालूम हो जाएंगी। आप लोग? कोई नहीं, आपके जैसे ही इस ब्लाइंड क्लब के मेंबर। अच्छा, वैसे आप यहाँ कब आए? मैं? हाँ, मेरे घुटने की चोट भर गई है, इसका मतलब 15 दिन हो गए। घुटने की चोट? अरे काले जी, ये 5 फीट की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की है। लेकिन एक बात है, कांता बाई ये क्लब बहुत बढ़िया चलाती है, मनोरंजन की पूरी गारंटी। मनोरंजन किसी ना किसी तरीके से होगा, जैसे अभी आपके भीतर आने से। भीतर गिरने से उसे कहिए। हाँ, वही काले जी, लेकिन उससे हमारा भरपूर मनोरंजन हुआ। अरे काले जी, आप ज्यादा मत सोचिए, हम लोगों की एंट्री भी ऐसे ही हुई थी, विदाउट साइलेंस। ये है मिस्टर विक्रांत कोहली और ये है गजोदर शर्मा। हाँ भाई, हाँ, तुम्हारा भी परिचय दे देते हैं। ये है मिस्टर दीपू, गिटार वादक। ना तो ये कुछ देख सकते हैं और ना ही कुछ बोल सकते हैं, यानी कि इनका ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से ब्लॉक है। और मैं सदाशिव काले। हेलो 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 हेलो। काले ब्राह्मण या मराठा? जात क्यों पूछते हो? नहीं भाई, ऐसे ही पूछो। वो आजकल क्या है ना, लोग नाम से ज्यादा जाति से संबोधित करते हैं। पंडित जी, गुप्ता जी, द्विवेदी जी,
ठाकुर साहब, पटेल जी, यादव जी, लेकिन एक बात बताएं काले जी, अब जाति गोरी है या अंधी, जिसे कुछ दिखाई नहीं देता उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं ब्राह्मण हूँ। हमें कोई आपत्ति नहीं। बाय द वे काले जी, आपके ये हेडलाइट कब फूटे? हेडलाइट्स? आपको ये काला चश्मा कब लगा? काला चश्मा? अरे काले जी, आप अंधे कब हुए? मैं 30 साल की उम्र से अंधा हूँ। शर्मा जी ने 2 साल पहले अपनी आंखों का अंतिम इस्तेमाल किया। आपको ये काला चश्मा कब लगा? अच्छा, कुछ महीने पहले, बेटे के उपनयन के समय। अच्छा काले जी, आपको बेटा भी है? काले जी, आपकी गाड़ी का रनिंग तो बड़ा अच्छा हुआ है। वैसे काले जी, आप बेटे के उपनयन में ऐसा क्या कर रहे थे जो आपकी आंखें चली गई? लेकिन हाँ, बिना गंभीर हुए बताइएगा, नो सीरियस टॉक। थोड़ा गंभीर हो सकता हूँ, गंभीर हुए बिना बता नहीं पाऊंगा। अरे काले जी, शर्मा जी की बातों को ध्यान मत दीजिए, आप शुरू हो जाइए। आप कहीं भी पहुंचेंगे, हम आपकी गाड़ी को बिल्कुल पटरी पर ले आएंगे। घुमाइए चाबी और शुरू करिए। शर्मा जी, नियति के खेल भी कितने अज्ञात होते हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो प्रत्यक्ष होते हैं। छोड़िए काले जी। अरे काले जी, संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वो बताइए, ऐसा ये कहना चाहता है। शर्मा जी, चलिए 10 बज गया, स्नान का समय हो गया। आप लोग हर रोज 10 बजे स्नान करते हैं? अरे बाजू के घर की लड़की करती है, ये कोहली हर रोज स्नान करने का आदमी नहीं है, केवल ओकेजनली। बाजू की घर की लड़की? ये जवान लड़की काले जी, जवान। आपने कभी युवती को स्नान करते हुए सुना है? क्या युवती का स्नान सुनना? अरे हाँ काले जी, अब देखना तो नसीब है नहीं, इसलिए सुनना ही सही। युवती का स्नान सुनना? अरे सुनिए तो काले जी, इसमें केवल सुख ही सुख है। वैसे आपकी उम्र कितनी है? होगी 35-36 साल। अरे फिर तो आपको भी पसंद आएगी, यू विल एंजॉय। शांत शांत, कुछ ही क्षणों में स्नान शुरू होने वाला है। दीपू, रिकॉर्डर लगाकर तैयार है ना? रिकॉर्ड? अरे स्नान के लिए पार्श्व संगीत काले जी, आपको लगेगा कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है। लेकिन अरे आइए काले जी, कान लगाइए आपका दिमाग। लेकिन मैं कहता हूँ शांत। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, अब उसने बाथरूम में प्रवेश किया और अंदर से बाथरूम का दरवाजा बंद किया। अब लेकिन मैं कहता हूँ अरे काले, बताइए पार्श्व संगीत क्यों बज रहा है? क्यों? बताइए शर्मा जी। अरे ये स्नान के लिए पार्श्व संगीत, ताकि आपको लगे कि संगीत नाटक की नटी नहा रही है। अच्छा, आप स्वयं नटवर कृष्ण हैं, वो भी 36 साल के। चुप है काले जी। जी, आपके पौरष पर फिदा होकर वो जल थल में आपको ही देख रही है। सब कुछ आपको ही समझकर आपकी ये सुंदर रुक्मणी स्नान कर रही है। इतनी सुंदर कल्पना। हाँ काले जी, क्योंकि ये कल्पना में ही संभव है। ये सोचिए दोस्त, स्नान से पहले अपने शरीर के वस्त्राभूषण उतारते हुए आपकी याद में रोमांचित होकर कहती है, साबुन कहाँ है? बंदे खोल ले ऊपर। आपकी दिलरुबा ठंडे पानी से नहाती है या फिर गर्म पानी से? काले जी, मेरे ख्याल से तो वो ठंडे पानी से नहाती होगी। मैंने खींच लेने को और खींच वाह, लेकिन कोई ऐसे नया हमारी स्टॉक आंखें है नहीं खींच रहे हैं, होगा। जिसका बहुत दुख होता है। आपने कुछ कहा? जी नहीं। शांत। उसने साबुन लगाना शुरू किया। वाह, क्या बात है, मानो रोम रोम से साबुन की खुशबू आ रही हो। आने दीजिए काले जी, आने दीजिए। बस आप अधूरी अल्लाह को सही चिल्लाइएगा नहीं। नहीं तो उस रुक्मणी ने सुन लिया ना, तो आज से ही नहाना बंद कर देगी। यू विल एंजॉय काले जी।
अरे ओ नेटवर्क कृष्ण, अरे ओ नेटवर्क कृष्ण, चलिए स्नान खत्म हुआ। क्या हाँ, स्नान खत्म हुआ? हाँ, सूप के पल हाथ में आते आते फिसल जाते हैं, मानो पंछी की तरह फुर्र से उड़ जाते हैं। वैसे शर्मा जी जी अब वो शरीर पहुंच रही होगी ना? हाँ काले जी, लेकिन उस पूछने की आवाज सुनाई देने जितने हमारे कान लंबे थोड़ी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर माइक्रोफोन है ना, अगर रुकमणी टर्किश टावर इस्तेमाल करती होगी उसके शरीर पहुंचने की आवाज निश्चित रूप से कैच की जा सकती है। हाँ, लेकिन काले जी केवल खरखर की आवाज सुनाई देगी। हाँ, ये भी सच है, लेकिन 1 महीने की फीस के पैसे एक ही स्नान में वसूल हुए। इस युवती को रोज रोज नहाने की आदत हमारी खुशकिस्मती है। बिल्कुल सही कहा आपने काले जी। इस कोयली को ही देख लो, इस महिला की आयु में इसने वर्ष में 1 बार भी स्नान किया हो तो गनीमत समझो। और ये महिला 70 की आयु में कितनी सफाई पसंद है। 70 साल? कौन? ये युवती 70 साल की है। क्या पता काले जी वो युवती है भी या नहीं, ये आप कहाँ जानते हैं। क्या कहते हैं बोलिए आप? अरे काले जी, इस क्लब का एक ही मोटो है, किसी ना किसी तरह से मनोरंजन करना या करवा लेना। अच्छा ये बताइए, इस तरह से आपका मनोरंजन हुआ था या नहीं? हाँ, हुआ तो है। फिर अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन करवा लेने में हर्जी क्या है। अब बाजू के बाथरूम से हर रोज सुबह 10 बजे स्नान की आवाजें आती हैं। अब कौन नहा रहा है ये तो हमें तय करना है ना। अब बाजू के बाथरूम में घर के कुत्ते को भी नहलाते होंगे, तो भी सुंदर युवती नहा रही है, ऐसा सोचने में क्या हर्ज है। सच कहा आपने शर्मा जी। शर्मा जी, आप करते क्या हैं? जी हाँ, काले जी, वो मैं एक्टर हुआ करता था। एक्टर वाला जी ऊपर से कोई मिला नहीं था क्या आपको? एक्टिंग तो मैं किया करता था। सुनिएगा शर्मा जी, जानी तुम्हारी हैसियत के जमींदार आज भी हमारी हवेली में नौकरों का काम किया करते हैं। शर्मा जी से बोलते हैं एक्टिंग। तलवार की धार से फोटो जब सत्ता चढ़ती है काले, तलवार की धार से सत्ता चढ़ती है। बैठ दीजिए तो बैठ चेंज कर जाऊंगा। ये मेरा धनुष है। मतलब सब लोगों को नहीं, धनुष सब लोगों का आएगा नहीं, अश्वत्थामा का, हमें करने में कुछ थोड़ी जिसकी दिक्कत है। चर्चा स्वयं गुरु द्रोण ने चढ़ाई। थोड़ा आप जान रहे हो आज जब मैंने तो थोड़ा कष्ट तो होगा ही, अपने मित्र दुर्योधन को देखा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भैया, शस्त्र, तीर, साइड से करना पड़ेगा। आंखों में आंसू भरे हुए, तो मैंने मार दिया अपने धनुष को। किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। अब किसके बल पर लूंगा प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। बैटरी इस भयंकर बंदे की भूल नहीं पाता हूं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। उनको अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में पाकर निहत्था
मेरी डायबिटीज के बारे में कैसे पता चला? अरे काले जी, आपके एक ही पुत्र है ना, इससे मालूम हुआ। मैं कुछ समझा नहीं। काले जी, पढ़ लिया ना, आपकी शादी को 8 साल हो गए, फिर भी एक ही बेटा है। कार्ड से कारण डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है। ना ना साले बेटा ना, घबराना नहीं, जल्दी तुम्हारी करो। प्रजनन शक्ति एकदम दुरुस्त है। मैं कांता भाई को तो मजाक करने किया था। अरे लेकिन मैं कहता हूँ अब प्रजनन शक्ति किस काम की? अरे एक बेटा बहुत हुआ। मेरी तो यही राय है कि एक बेटे के बाद हर पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म हो जानी चाहिए, और कम से कम भारत जैसी इस घनी आबादी वाले देश में तो ऐसा होना ही चाहिए। और कुछ लोगों की तो बिल्कुल ही होनी चाहिए। 14-14, 15-15 लिए घूमते हैं, कहते हैं अल्लाह की देन है। वाह शर्मा जी वाह, अरे बता लीजिए दादी। मनुष्य से भरा ये देश, लेकिन अकेले पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? अरे बैटरी में प्रकाश के लिए 2 सेल चाहिए, वो भी चार्ज। एक अकेले से क्या होगा? कोहली, जबान को लगाम बोलो दो। बोलो बोलो, मैंने कई बार आपसे कहा है कि ऐसी अश्लील बातें ना करें। अलग अलग जो हम बोलो मैं सिगरेट पी सकता हूँ, यहाँ पर किसको क्या अश्लील लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। काले जी, मेरा विरोध सेक्सुअलिटी को लेकर नहीं है, बल्कि सेक्सुअलिटी तो जीवन का एक अविभाज्य अंग है, लेकिन वो भी सुसंस्कृत रूप से ही हो। आप मैगी खाते हैं ना? क्या कहा आपने? मैंने पूछा आप मैगी खाते हैं? आज रात में खाने का मेन्यू मैगी है। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं दूसरा कुछ बना दूं। खा लेता हूँ, खा लेता हूँ। अच्छी बात। काले जी, जी चाय पी चुके? जी, तो तब दे दीजिए। ये लीजिए। और ये नेवी कट दूसरी तरफ से बुलाइए। उन्होंने सिगरेट का दाएं बाएं सामने सिगरेट की गंध से उन्होंने सिगरेट का ब्रांड पहचान लिया। अरे काले जी, अंधे लोगों की अन्य इंद्रियां ज्यादा तीक्ष्ण होती हैं, अनजाने के तौर पर। अरे काले जी, ये नॉनवेज जोक था, इसमें हंसना था। ये अरे हंस भी दीजिए। ये भी कोई पूछने की बात है? हर रोज कम से कम एक नॉनवेज जोक सुने बिना मुझे नींद नहीं आती। पहले गर्लफ्रेंड सुनाती थी, हाँ बीवी सुनाती है। अरे शर्मा जी, जी चलिए, हमारा समय हो गया है। हाँ। समय? किस चीज का समय? अरे कविता लिखने का समय। कांता कवित्री है। अरे काले जी, कांता ने पीडी किया है। शर्मा जी, वो PhD होता है। हाँ, आपको बोलना जरूरी होता है। तो कांता कुछ हो जाए, क्यों नहीं, जरूर। कि थोड़ा प्रेम प्रसंग वाला हो तो मजा ही कुछ और होगा। अगल बगल जितनी काले जी, होगा चीजें ही लगे तो सुनिएगा। दोनों साइड होती है अगल बगल। उनकी बीच में जुल्फों के तले छांव हो जाया करती थी कभी। वाह 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 उनकी जुल्फों के तले छांव हो जाया करती थी कभी। वाह वाह। हर राह पर मुलाकात हो जाया करती थी कभी। आज जश्ने जाम होती है उनकी याद में। आज जश्ने जाम होती है उनकी याद में, जिनकी चले भैया। निगाहें जाम पिलाया करती थी कभी। वाह वाह वाह। क्या बात है। अरे शर्मा जी, आप और क्या करते हैं? शर्मा जी गाना गाते हैं। शर्मा जी संगीतकार भी हैं। हाँ, शर्मा जी, वो वाला गाना सुना दीजिए ना, जिसमें कांता भाई ठुमुक ठुमुक के चलती है। हाँ हाँ, मैं अभी हो जाती हूँ तैयार। ए दीपू, घुंघरू दे। काले जी, और सुनाइएगा। इरशाद इरशाद। या खुदा सलामत रखना मुझे, या खुदा सलामत रखना मुझे, कहीं ना वो सितमगर हमारी जान मांग दे। बैठे हैं लेकर गमे तन्हाई, बैठे हैं लेकर गमे तन्हाई, डर है कहीं ना हमारी तन्हाई मांग ले। वाह 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 वाह। क्या बात है कांता भाई। अरे कहीं हमारी तन्हाई न मांगी। शर्मा जी, मैं हो गई तैयार। दीपू, तैयार है ना? अच्छे
क्या बात है शर्मा जी। जी सिगरेट आप पीते नहीं होंगे ना, गाना गाते हैं ना, इसलिए कहा। शर्मा जी, शर्मा जी, अरे ओ शर्मा जी, शर्मा, अरे शर्मा, मैं कोहली। अच्छा, आप सिगरेट पीते हैं? नहीं। अच्छी बात है, बच्चों को सिगरेट पीनी भी नहीं चाहिए। अपनी भाषा में उसे ऑप्टिक कैसे बनता सबके दिमाग में, वैसे ही मेरे दिमाग में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी डाल पर बैठे कौवे की भांति मेरे ऑप्टिक कैसा में मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा बैठा हूं, जिसका आकार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 1 महीने से उसका आकार तेज गति से बढ़ा और मैं अंधा। आप समझ रहे हैं? वैसे काले जी, आपकी पत्नी ब्राह्मण है या मराठा? हाँ ब्राह्मण है, लेकिन अचानक आपने नहीं है, ऐसे ही मेरी शादी जिस लड़की से तय हुई थी ना, वो भी ब्राह्मण थी। वो ब्राह्मण, मैं ओबीसी, इंटरकास्ट, वो धारवाड़ की थी। धारवाड़? मेरी भी पत्नी धारवाड़ की ही है। अच्छा, मैं धारवाड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में नया नया लेक्चरर के तौर पे लगा था। इंजीनियर हुआ। इंजीनियरिंग की परीक्षा उत्तीर्ण होते ही नौकरी मिल जाने से मैं बहुत खुश था। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ मेरे मन के मुताबिक चल रहा हो, पूरी दुनिया मुट्ठी में लग रही है। जबरदस्त कॉन्फिडेंस, स्मार्टनेस है। इंजीनियर हुआ, नौकरी मिल गई तो मन में लड़की के ख्याल पड़ने लगे। वो मुझे उसी समय मिली। अब लोहा गर्म था तभी आघात हुआ कि ये यहाँ बिल्ली के भाग छीका टूटा कि ये वो मुझे उचित समय पर मिली, और वो भी मेरी जैसी अवस्था में। इसलिए दोस्ती होते होते प्रेम में बदल गई। आप समझ रहे हैं ना? हाँ थोड़ा थोड़ा। और इस तरह धारवाड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रांगण में हमारा प्रेम परवान चढ़ा। रोजाना मिलना, घंटों बातचीत करना, एक दूसरे को देखना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा कहाँ दिल में ये दुआएं, कहीं जगती कली कोई मैं ये समझा तो शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी काले जी, आपने कभी अपनी पत्नी को खत लिखे हैं? उस समय लिखता जब वो मायके में रहती थी। अच्छा, ताकि वो मायके में ज्यादा दिन रहे। पढ़ाता है और तुरंत वापस भी लौटती थी। आएगी धारवाड़ उसका मायका जो था। हाँ धारवाड़ में ही। शुरू में सुधा के घर वालों ने हमारी शादी का विरोध किया, लेकिन ज्यादा नहीं काले जी,
मैरिज के साथ होता है। और मेरे घर वालों ने तो मुझे भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया। और कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल साहब हमारी शादी के लिए राजी हो गए। प्रिंसिपल साहब? हाँ, सुधा के पिता आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल। सुधा का घर और मेरा पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय के परिसर में ही तो था, तभी तो हमारी सुधा से जान पहचान। वो ठीक चल रहा था, लेकिन आप झूठ बोलते हैं प्रिंसिपल गोकर्ण का। आपके और सुधा की शादी के लिए राजी होना संभव नहीं है। अरे मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस पर तो आप पूरा का पूरा झूठ बोल रहे हैं। जिसके बारे में आप बोल रहे हैं ना, वो प्रिंसिपल गोकर्ण, उनको मरे 2 साल से अधिक हो गया। काले, इतने दिन धारवाड़ में रहकर भी तुम्हें यह मालूम नहीं है कि प्रिंसिपल गोकर्ण जिंदा नहीं है। आप झूठ बोलते हैं ना। काले, अब आप अति की सीमा पार कर रहे हैं। आपके झूठ का सबसे बड़ा सबूत यह है कि जिस सुधा के साथ आपकी दोस्ती, पहचान और प्रेम हुआ था, जिसके साथ आपकी शादी तय हुई थी, वो सुधा प्रिंसिपल गोकर्ण की इकलौती बेटी सुधा पिछले 8 वर्षों से सुधा सदाशिव काले है। इसका सबूत आपको मैरिज रजिस्ट्री से अथवा 9 दिसंबर 1982 को विष्णुधाम मंगला कार्यालय में हमारी शादी में उपस्थित 1500 लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। काले, आप कौन सा गेम खेल रहे हैं मेरे साथ? आपकी तबीयत तो ठीक है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सुधा से मेरा एक बेटा है 7 साल का, उसका नाम बंटू है। 2 साल पहले तक ससुर अर्थात मेरे ससुर प्रिंसिपल गोकर्ण, वो मेरी सास समेत धारवाड़ में निवृत्त जीवन यापन कर रहे थे। 2 साल पहले वो दिन के दौरे से गुजर गए। धारवाड़ के सरकारी अस्पताल में उनके मृत्यु की रिपोर्ट मिलेगी आपको। छोड़िए काले, बात को यहीं पर खत्म करते हैं। वास्तव में ससुर की मौत के पहले से सास को पागलपन के दौरे पड़ते थे। ससुर की मौत के बाद से तो अपना सुध-बुध दोनों खो बैठे। उन्हें निरंतर किसी की आवश्यकता पड़ने लगी। इसी समय मेरे अंधेपन से परिस्थिति और कठिन बन गई। सास धारवाड़ छोड़ने को राजी नहीं थी और हम धारवाड़ जा नहीं सकते थे। आखिर मैंने सुधा को धारवाड़ भेजा। सुधा, मेरी प्रियतमा सुधा है? मेरी पत्नी सुधा। सुधा धारवाड़ में माँ के पास रहेगी और मैं और बंटू यहाँ रहेंगे, ऐसा तय हुआ था। 15 दिन में हर एक शनिवार रविवार हम धारवाड़ जाएंगे, ऐसा भी तय हुआ था। अच्छा, आप समझा काले जी। सुधा शनिवार और रविवार को मुझसे क्यों नहीं मिला करती थी? आप झूठ बोलते हैं। अरे छोड़िए काले, सुधा जवान थी और एक अंधे के साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करना ऐसा सपने में भी असंभव लगा होगा। इसी समय उसे मैं मिला, स्मार्ट, जवान और भी आंखों वाला। इसलिए उसने नए साथीदार के रूप में मुझे चुना। इन सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरी भी हेडलाइट आप ही की तरह फूट गई। गोली, मैंने उदार मन से उसकी माँ को तकलीफ ना हो इस उद्देश्य से खुद की परवाह किए बिना उसे धारवाड़ भेजा। खुद की शादी हुई है यह भूल कर भी कि खुद का एक बेटा भी है, ये भी भूल कर उसने पराया मर्द के साथ प्रेम क्रीड़ा की। और आप कहते हैं कि काले, अब मैं पराया कहाँ हूँ? अब तो हमारी और आपकी जान पहचान हो गई है। अच्छा काले, अगर मेरी और सुधा की शादी हो गई होती तो हम और आप एक अनोखे रिश्ते में बन गए होते। आपकी सगी पत्नी का सगा पति। आओ यार काले, गले मिलते हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं साले। ये मेरा गला है, छोड़िए। अच्छा, वो कहाँ गया? मैं उसका गला घोटूंगा। काश हमारी भी दृष्टि होती तो हम भी देखते गला कैसे घुटा जाता है। अरे आप बंद करिए, बहुत हुआ। अरे कांता भाई, घुटने दीजिए ना कुछ देर के लिए गला। वहीं से भी कोहली को कुछ नहीं होगा। टाटा मोबाइल है, साला एकदम मजबूत। हे भगवान, अभी जिंदगी में और क्या क्या देखना बाकी है। साले, क्या बात है? लगता है कोहली ने तुम्हारी गाड़ी की सारी हवा निकाल दी है। मैं तो बर्बाद हो गया। जरा शांत हो जाइए काले जी, सब पता चल जाएगा कि ये सब मजाक था। काहे का मजाक? खुद ही सारा शहर उगल दिया। अरे धीरज रखिए काले जी, ये सब यहाँ के मनोरंजन का एक हिस्सा था। अच्छा बताइए काले जी, लाइफ में जो मनोरंजन है वो किसमें है? आपकी डेली रूटीन रूखी सूखी जिंदगी में क्या रखा है? सुबह स्नान, चाय नाश्ता, खाना, टिफिन, गर्म पानी की बोतल, ऑफिस लिखा पड़ी, फिर से घर, अखबार लिखा पड़ी, फिर इसके बाद पैजामे की जेब से निरोध निकाल करके पैंट की जेब में रखना और बच्चों के सोने का इंतजार करना। अरे इसी तरह जिंदगी गुजरती रहती है। हाँ, इसमें थोड़ा प्रमोशन और उम्र के अंदर थोड़ा बदलाव होता है। ये भी कोई जिंदगी है, इसमें भी कोई थ्रिलिंग है। अले जी, लाइफ में
ऐसी उम्र में हम लोग अंधे हो गए। हम लोगों के लिए मनोरंजन ही है जो टैक्स फ्री है। लाइफ में थ्रिल हो तो मजा आएगा ना। अगर रूट टफ होगा ना तभी तो ड्राइविंग में मजा आएगा। सुना काले, इसने आपको इतना बड़ा लेक्चर पिलाया, लेकिन आपकी पत्नी, उसकी प्रेमिका और ये मेरे द्वारा लिखे गए नाटक के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। यानी ये सब प्रिंसिपल गोकर्ण, धारवाड़, ये सब नाटक था काले जी, पूरा नाटक। लेकिन कितना थ्रिलिंग हुआ नाटक। लेकिन इतनी सारी जानकारी आप लोगों को मिली कैसे? अरे काले जी, सुबह आपने मेंबरशिप की पूछताछ के लिए फोन किया था ना, तब कांता भाई ने आपका फोन नंबर पूछा था, और बाद में जब आप घर पर नहीं थे तो हम लोगों ने फोन पर भाभी जी के साथ बात की थी। और आपका सारा काला चिट्ठा जान लिया। वैसे शर्मा जी, भाभी जी फोन में बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। सच में फिर करने में मजा आएगा। बहुत अच्छा, भला हो आपका और आपके इस क्लब का। यहाँ पर तो मिनट दर मिनट गारंटेड थ्रिल है। वैसे कोहली, आप इतना गंभीर बीमारी होने पर मजाक कैसे कर लेते? अरे उसका कैंसर भी इस स्नान करने वाली दिलरुबा की तरह झूठा है। सच, बिल्कुल सच। लेकिन कोहली, इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है? लाइफ बोर्ड से भी मनोरंजन अच्छा हो सकता था। यानी आपको ये सब मजाक लगता है। गंगाधर के बारे में जब आपको पता चलेगा ना, तब आप इसकी गंभीरता को महसूस कर सकते। गंगाधर? कौन गंगाधर? काले जी, उसे एक सिगरेट दीजिए। कोहली, और मुझे भी। प्लीज, घबराइए मत। इसके आगे जो कुछ भी होने वाला है वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक भाव से करना होगा। लेकिन करना क्या होगा? काले, आप शुरू से घटनाक्रम को ध्यान दें। आपका यहाँ प्रवेश कैसे? आपके लिए सस्पेंस। आप सीधा गिरे। फिर इसके बाद हमारा परिचय, थोड़ा रिलीफ, स्मार्ट यानी कि एक्साइटमेंट, रोमांस, सेक्स, फिर मैलिग्नेंट एस्ट्रोसाइटोमा, ब्रेन ट्यूमर यानी कि सहानुभूति। फिर आपके पत्नी के साथ मेरे नाजायज संबंध, आपके लिए एंगर, हेल्पलेसनेस, और इसके बाद ये सब झूठ होने का दावा। यानी ऊपर नीचे ऊपर नीचे, सारी सिचुएशन थ्रिलिंग है ना काले जी? आज समय तो अच्छे से गुजरा। रिलीफ खत्म हुआ काले, अब अंतिम खेल, एंड गेम। ये आप क्या कह रहे हैं? काले जी, ऐसे ही हमारा कमरा साउंड प्रूफ है। आप चिल्लाएंगे, इसलिए पूरा प्रबंध किया। लेकिन मैं चिल्लाऊंगा क्यों? आप लोग ये क्या कह रहे हैं? आप भागने का प्रयास करें, लेकिन ध्यान रहे दरवाजा फर्श से 5 फीट ऊपर है। लेकिन मैं भागूंगा क्यों? आप पागलों की तरह बात क्यों कर रहे हैं? ये सब करने के बाद आखिरी कोशिश के रूप में आप खिड़की से छलांग मारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ खिड़की नहीं, खिड़की की केवल कल्पना, इसलिए आपको छलांग कल्पना में ही लगानी पड़ेगी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आप लोग पागलों की तरह बातें क्यों कर रहे हैं? आप लोग मुझे पागल क्यों बना रहे हैं? महीना पूर्व की बात है काले, दृष्टि वापस पाने के लिए भैरवनाथ जी को अंधे की बलि चढ़ाने कांताबाई से साक्षात्कार करना। काले जी, हम अंधे होने के बावजूद भी अंदर से धर्म नहीं, लेकिन भैरवनाथ जी को अंधों की ही बलि चढ़ाने से हमारी दृष्टि वापस आएगी। ये इंसेंटिव इस अंधश्रद्धा के साथ होने की वजह से हमने इसका पालन करने की। हम 4 हैं, इसलिए 4 अंधों की जरूरत है। कैसे हासिल होंगे, इस चिंता से इस पूरे ब्लाइंड क्लब की कल्पना कांताबाई को सोची। इस क्लब के विज्ञापन से 2 अंधे इससे पहले भी आ चुके, तीसरे हो तुम, और
बलि देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बोलता है, आप लोग कह रहे थे ये गूंगा और अंधा दोनों है, ये कैसे बोल सकता है? वैसे ही जैसे तुम बोल सकते हो, कांताबाई बोल सकती है, कोहली और शर्मा जी बोल सकते हैं, वैसे ही मैं भी बोल सकता हूँ। ये गलत है। आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हो? फालतू में चिल्ला रहे हो? ये कमरा किस तरह से है इसका आपको अंदाजा होगा। साउंड प्रूफ, खिड़की भी नहीं है, सब कुछ बताया जा चुका है। आप सिर्फ वास्तविक कार्य बताना काफी। काले, अंधत्व एक अजीब सी कमी है। जन्मान या छोटी उम्र में अंधा हो जाने से व्यक्ति अपने अंधेपन को सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल आंखों वाले व्यक्ति की तरह संतोष के साथ। लेकिन जो अपनी जिंदगी के आधे दिन गुजारने के बाद अंधे होते हैं, उनके लिए जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। अर्थात अब हम सबके लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता है, जिसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। कोहली जी कांता, काले को गुलाल अबीर लगाइए। जी नहीं, कैमरा मैं सामने नहीं से ना कहूँगा। निकले। आप लोग मेरे साथ क्या करने हाँ, वाले हैं? होगा। आप लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? आप लोग चल, मैं नहीं लगवाऊंगा, मैं नहीं लगवाऊंगा। भगवान का अबीर है काले, भगवान के पास जा रहे हैं। ऐसा सूना माथा भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहता भाई, आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। मैं यहाँ से चला जाऊंगा अभी। असंभव है काले, यहाँ से निकले शांति से बैठिए सामने और से ना सुनिए। निकले। जिंदगी की अंतिम घड़ी शांतिपूर्ण होनी चाहिए। मैं कहती हूँ, जिस व्यक्ति ने इन आंखों से दुनिया देखी हो, संक्षेप में सृष्टि देखी हो, उदाहरण के लिए शर्मा जी, दीपू, कोहली और मैं, यानी अब इन सबके लिए अंधापन एक बदकिस्मती है। काले, अब तक जो देखा है वो दिखाई नहीं देता। ये कल्पना मौत से भी बदतर है। आपको भैरवनाथ जी की आरती आती है? तो उसे मन में गुनगुनाना शुरू कर दीजिए। शर्मा जी, कोहली, दीपू और मैं, हम चार हैं, इसलिए 4 लोगों की बलि चढ़ानी होगी। नहीं कांता भाई, पहले गंगाधर, दूसरे जगता, तीसरे आप और फिर आएगी कुमुदनी, एक नई तन पर। वैसे शर्मा जी, कुमुदनी कब तक आ रही है? उस पर फोन से बात हुई थी कांताबाई, शाम तक वो आ जाएगा। अच्छा है, तब तक काले जी का क्रियाक्रम भी पूरा हो जाएगा। नहीं कांता भाई, आप लोग मुझको मारकर दृष्टि पाना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को दृष्टि नहीं मिलेगी। आप लोग मुझे मारकर दृष्टि नहीं पा सकते। भगवान आप लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मेरी पत्नी को सब पता है, और तुम तो वो यहाँ तक जरूर आएगी, जरूर आएगी। 1 महीने बाद, वैसे 1 महीने बाद जिसकी बलि दी जाएगी, उन सबकी पत्नियां आएंगी काले। पर यहाँ होगा कौन? भैरवनाथ जी की कृपा से हम सब सृष्टि पाकर तैयार होंगे काले। दिलरुबा, काहे की दिलरुबा काले जी? वो सब एक नाटक था, सारा स्नान इस कैसेट में बंद है। कांता भाई, हाँ, काले की गर्दन पकड़ कर मरोड़नी है या तलवार से एक ही धार में काटनी है? काट दीजिए। नहीं, मुझे मार कर आप लोगों को दृष्टि नहीं मिलेगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। समय हो चुका है। भैरवनाथ जी की पूजा करके काले जी की बलि दीजिए। नहीं
खींच फोटो खींच 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 लेट लगा दे गया। ये काले जी केला खाइए। अरे पहले हमें आराम से बैठने तो दीजिए, मनोरंजन का ये डोज कुछ ज्यादा ही हो गया। यानी ये सब नाटक था, ये आपके पहले दिन के प्रोग्राम का एक भाग था काले जी, जो हर नए मेंबर के साथ खेला जाता है। वैसे काले जी ऐसा लगा आपको हमारा नाटक? अबे चुप कर साले। अरे कोहली, हाँ। ये काले तो पेट में कूदती है। चुप कर साले चुप। वैसे काले जी आज के इस प्रोग्राम के बाद आप रुकेंगे या जाएंगे? मैं ये सब नहीं झेल पाऊंगा, मैं यहाँ से जाता हूँ। कांता भाई हाँ, ये लीजिए 20 मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। पर काले जी जाते जाते एक बात सुनते जाइए। हम मनोरंजन के साथ लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जिंदगी जीते कैसे। किसी भी इंसान के जीवन में अंधत्व से बड़ी कोई समस्या नहीं आती, और अगर हम अपने अंधेपन के साथ इतनी खुशनुमा जिंदगी गुजार सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं जो पूरी तरह से देख सकते हैं। अगर हम अपने अंधेपन के साथ जीवित बहुत दुख होता है काले जी जब हम ये सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने अपनी समस्याओं से तंग आकर आत्महत्या कर दी। काले जी कभी आपने सुना है कि किसी अंधे ने अपनी जान दे दी हो या किसी दिव्यांग ने आत्महत्या कर ली? नहीं ना। अरे लोगों को तो हमसे सीखना चाहिए कि जिंदगी जीते कैसे हैं। लगता है कुमुदनी आ गई। अब आप जाइए। नहीं नहीं कांता भाई, मैं यही रुकूंगा। ये हुई ना बात। आइए कुमुदनी जी, वेलकम टू फ्लाइंग क्लब। आवाज सुनकर चौंकिए मत। आपके सामने दरवाजे के ऊपर स्पीकर लगा है, वहीं से मेरी आवाज आ रही है। दरवाजा खुला है, धक्का देकर सीधे अंदर आ जाइए। अच्छी बात है। छोड़ो छोड़ो मुझे। अच्छी लड़की सुनी नहीं कि आ गई इधर-उधर हाथ लगाने। अच्छा हुआ आप लोगों की हेडलाइट फूटी है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या गुण खिलाते हैं आप लोग। हाय राम मेरी कमर, अब मैं डांस कैसे करूंगी? क्या डांस? हाँ डांस, मैं प्रोफेशनल डांसर हूँ। अगर ये मेरी हेडलाइट वो खाना दी होती तो आज मैं टॉप क्लास की हीरोइन होती। अब क्या हुआ? मेरी कमर सीधी हो गई। हो गई सीधी? हाँ हो गई। अच्छा, हम लोगों की जान पहचान बाद में होगी, पहले आपके डांस का जौहर हो जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ गाना बजाने वाले है ना? हाँ हाँ है ना, मैं बजाता हूँ। अरे
बहुत ही सुंदर नाटक टैक्स फ्री इसका आनंद लिया। इससे जुड़े सभी कलाकारों ने बड़ी सुंदर प्रस्तुति दी और आप सभी का मनोरंजन किया। जोरदार तालियां एक बार इन सभी कलाकारों के लिए। आज इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने एक कोशिश की किस तरह से नेत्रहीन जीते हैं। और हमारी जिंदगी में हम में से कई लोग गंभीरता में रहते हैं, जीवन की व्यस्तताओं में रहते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने जीवन में हंसी और खुशी को महसूस कर सकते हैं, घूम सकते हैं और उसके साथ अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति आज इस मंचन के माध्यम से देखने को मिली। इसके सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर उन्होंने अपने अभिनय से इस नाटक को पूरी तरह से सार्थक किया। सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक बार पुनः इस नाटक से जुड़े जो भी कलाकार हैं उन सभी का परिचय आपके बीच में कराना चाहूँगा। कांताबाई के रूप में आपके सामने जो कलाकार थी उनका नाम, नाटक के अंत में कुमुदरी का आगमन हुआ, ये शुभांगी सिंह है। इस नाम में यहाँ पर सदाशिव काले जो कि आपके सामने मिले, आपको बड़ा उन्होंने गुदगुदाया और अपने अभिनय से तमाम रंग दिखाए। वो अमर थे, उन्होंने अपना जौहर दिखाया। इस शानदार प्रस्तुति में मंच सहयोग दिया, इसमें प्रकाश व्यवस्था थी कोमल प्रजापति की और संगीत था जूही कुमारी का, मंच व्यवस्था करण दीक्षित और यशराज ने संभाली। मंच सामग्री आदित्य कुमार, वस्त्र विन्यास प्रियांशी मौर्य, उमा मटियार। सह निर्देशन था स्वरूपा सिंह जी का। और इस शानदार नाटक की कल्पना की, उसको मूर्त किया, उसका लेखन किया चंद्रशेखर बरसालकर जी ने। आनंद लिया। और इसके निर्देशक हैं हेमचंद सिंह जी। ये शानदार आयोजन निश्चित रूप से आप सभी को आज बहुत उसमें आनंद आया होगा और आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। यहाँ सब आप एकजुट हुए। मैं चाहूँगा इस कार्यक्रम के अंत में हेम सिंह जी को मैं आमंत्रित करूं कि वो आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करें और इस आयोजन का समापन करें। आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, आपने अपना बहुत समय दिया। ये हम लोगों का एक प्रयास था, एक नए नए कलाकार हैं और आपने इनकी मेहनत देखी, कितनी अच्छे रंग लाई और एक नया रूप लेके आपके सामने आया कि कोई विकलांग भी अपनी जिंदगी को कैसे जी सकता है। और इन कलाकारों की मैं सराहना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ ये प्रस्तुति थी। और इसमें हमारा मेरी तरफ से दो बातें हैं कि ये संस्था जो भी है मुसोर इंडिया ओपी और उत्तराखंड, ये उत्तराखंड महापरिषद भी हमारी है। हम लोग मिल के काम कर रहे हैं और आगे ऐसे काम करते रहेंगे और आने वाले कलाकारों को ऊपर लाएंगे ताकि वो उनका उज्जवल भविष्य हो सके। बस मैं आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ।